सारा दूध कहाँ चला गया? मैंने कहा। मेरे एक हाथ में अमूल का खाली कार्टन और दूसरे हाथ में फ्रिज का दरवाज़ा था। दूध गाय के पास लौट गया, सौरभ ने कहा। वह सोफे पर बैठा अपने नए चमचमाते वाइट स्पोर्ट्स स्नीकर्स के तस्मे बांध रहा था। उसकी मंगेतर प्रेरणा ने 4 महीने पहले उसे ये स्नीकर्स भेंट किए थे। जाहिर है सौरभ के भूल से किसी जिम में प्रवेश करने के बजाय किसी लेडीज टॉयलेट में घुस जाने का अंदेशा ज़्यादा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सौरभ। पूरा कार्टन भरा था। अब मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकता। मैंने शाम को बिस्किट खाए थे, सौरभ ने कहा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी जूतों के तस्मों पर ही था। और मुझे रूखे सूखे बिस्किट पसंद नहीं। तो क्या तुमने उन्हें 1 लीटर दूध में डुबोकर खा लिया? मैंने उतना ही इस्तेमाल किया जितना था। मैंने हिराकत से फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया, खाली कार्टन को डस्टबिन में फेंका और उसे घूरता हुआ डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं बाद में एक और पैकेट ले आऊँगा और जैसा कि हम तय कर चुके हैं, हम बातें करने से बचेंगे। अगर कोई ज़रूरी बात हो तो मुझे मैसेज करना, सौरभ ने कहा। किसी 12 साल के लड़के की तरह सौरभ ने मुझसे बातें करना बंद कर दिया था। हम साथ रहते थे और इसके बावजूद हमारी ज़्यादातर बातें मैसेजेस पर ही होती थी। वह मुझसे महज 7 फीट दूर बैठा था। अब भी मैंने उसे व्हाट्सएप किया। मुझे अभी दूध चाहिए, चाय बनानी है। सौरभ ने अपने जूतों से नज़र उठाकर फ़ोन की स्क्रीन को देखा। उसे मेरा मैसेज दिखाई दिया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसने जुराबें चढ़ाई, डाइनिंग टेबल से अपना वॉलेट उठाया और उसे कुर्ते की जेब में रख लिया। ऑलिव ग्रीन कलर के फैब इंडिया कुर्ते में वह किसी हाथी के बच्चे जैसा लग रहा था, खास तौर पर ऊपर एक मोटा काला ऊनी स्वेटर पहनने के कारण। मैंने फ़ोन पर एक और मैसेज टाइप किया, प्लीज़ जवाब दो। उसने जवाब लिखा, अभी जल्दी में हूँ, इसके बारे में बाद में कुछ करता हूँ। फिर उसने फ़ोन पर ऊबर ऐप खोला। डैम, कोई कैब नहीं है, ना ऊबर की ना ओला की। उसने अपने फ़ोन पर 5 मिनट तक स्वाइप करने के बाद ऊंची आवाज़ में कहा, क्या हुआ? मैंने डाइनिंग टेबल से कहा। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, उसने कहा। कमरे में कोई और नहीं है, तो क्या तुम दीवार से बातें कर रहे हो? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, सौरभ ने कहा और फिर से अपने फ़ोन में महरूफ हो गया। क्या मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर दूं? मैंने कहा, नहीं, और प्लीज़ मुझसे बातें मत करो। सौरभ, तुम कितने समय तक यूं मुंह बनाए रहोगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने फ़ोन की स्क्रीन को घूरता रहा। मैं बुक कर सकता हूं, मैंने कहा, लेकिन उसने मेरी बात को बीच में ही काट दिया। केवल लीज खत्म होने में 2 महीने का समय है। क्या तुम प्लीज़ तब तक के लिए मुझसे दूर रह सकते हो? मैं कई बार सॉरी बोल चुका हूँ। सौरभ ने सिर हिला दिया, लेकिन फ़ोन से नज़रें नहीं हटाई। डैम इट, मैं ऑटो ले लूँगा, फिर भले इतनी सर्दी में मेरी कुल्फ़ी क्यों ना जम जाए, सौरभ ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा और घर से बाहर निकल गया। मैं घर में बैठा शून्य में ताकता रहा। सौरभ अपने पीछे एक खामोशी छोड़ गया था। हाय, मेरा नाम केशव राज पुरोहित है और मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं इमोशनल भी नहीं हूँ। प्यार व्यार में मुझको भरोसा नहीं। मैं टिंडर का इस्तेमाल करके लड़कियों से मिलता तो हूँ, लेकिन केवल उनके साथ सेक्स करने के मकसद से। और हाँ, इस मामले में मेरा जवाब नहीं। गए साल ही मैं 10 लड़कियों के साथ सोया था। जैसा कि आपने अभी देखा, मेरा फ्लैटमेट मुझसे भी बातें नहीं करना चाहता। सौरभ और मैं बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब वो मुझसे नफरत करता है और हमारे फ्लैट की लीज के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड से ब्रेकअप करना गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों था? मैं नालायक तो हूँ नहीं। अगर वो मुझसे दूर होना चाहता था तो मैं इसके लिए उसे दोष नहीं दूंगा। सौरभ और मैं साइबर सैफ नाम की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। अगर आपकी आपस में लड़ाई हो जाए तो साथ काम करना और मुश्किल हो जाता है। वैसे भी हर कॉर्पोरेट जॉब की तरह साइबर सैफ में काम करना भी कोई बहुत खुशगवार एहसास नहीं है। मेरी ज़्यादा दिलचस्पी तो जेट डिटेक्टिव नाम की उस छोटी सी जासूसी एजेंसी में है, जिसे मैं और सौरभ मिलकर चलाते हैं। यह एजेंसी हमने पिछले साल एक मर्डर केस को सॉल्व करने के बाद खोली थी। जेट डिटेक्टिव मालवीय नगर मार्केट में है, किराना दुकानों के पास में। हमें कोई बहुत सनसनीखेज मामले तो नहीं मिलते हैं। वैसे भी हम कहाँ के जेम्स बॉन्ड हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से जुड़े मामलों में मदद करने के लिए रॉ और आईबी भी हमसे संपर्क नहीं करती। हमें तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स केस भी नहीं मिलते। हमसे भी जाने अधिकतर इंक्वायरीज तो हमारे मोहल्ले के उन आंटीज़ की होती हैं
जिन्हें अपनी नौकरानी पर शक होता है कि कहीं उसने तो उनका सोने का हार नहीं चुरा लिया या उनके पतियों का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा। कभी कभार होने वाली कोई लूटपाट जिसमें किसी का लैपटॉप या फ़ोन चोरी हो जाता है, कोई छोड़ दे तो जेट डिटेक्टिव के पास करने को कुछ दिलचस्प नहीं होता। जबकि मेरी कितनी तमन्ना है कि हमें कोई शानदार मर्डर केस मिले। लोग कहते हैं कि दिल्ली क्राइम कैपिटल है, पर ऐसा लगता तो नहीं। मेरा फ़ोन बजता है। किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आया है, एक केस के लिए अर्जेंट मदद चाहिए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैंने रिप्लाई किया, माई सेल्फ प्रमोद गुप्ता। मुझे शक है कि मेरा ड्राइवर मुझसे जितने पैसे ले जाता है उतने का पेट्रोल मेरी गाड़ी में नहीं भरवाता। मैंने हिकारत से फ़ोन पटक दिया। मैं इस बकवास पर बाद में ध्यान दे सकता था। अभी तो मैं सौरभ के बारे में सोच रहा था। ये मोटू इतना ओवर सेंसिटिव क्यों था? प्रेरणा ने उसे ऐसा बना दिया था, लेकिन नहीं, कोई भी उसकी मुटल्ली मंगेतर के बारे में एक शब्द तो बोलकर बतलाए। हाँ, मैं उसको मुटल्ली कहा। जैसा सौरभ मोटू वैसी वो मुटल्ली। क्या मैं किसी के शरीर का मजाक उड़ा रहा हूँ? मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं बहुत हर दिल अजीज़ आदमी नहीं हूँ। वैसे भी मोटे को मोटा बोलने में क्या हर्ज है? मैं इस बारे में इतना सोचूं ही क्यों? इसके बजाय मैंने अपने लिए एक प्याला चाय ना बना लूं? और क्या प्लीज़ कोई मेरे शहर में एक आध मर्डर वगैरह कर सकता है? मुझे एक अच्छे केस की सख्त दरकार है। ओके, मैं आपको बतलाता हूँ कि हम दोनों के बीच क्या हुआ था। जाहिर है मैं आपको अपने एंगल से यह सब बताऊंगा। 6 महीने पहले सौरभ ने सिर पर शादी करने की धुंध सवार हो गई थी। वैसे तो मुझे अरेंज मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के लिए एक ऐसे एंगल से सौरभ की प्रोफाइल पिक्चर तो मैंने ही ली थी जिसमें वह कम से कम मोटा दिखाई दे रहा था। उसका बायो तक मैंने ही लिखा था, आई एम सौरभ, मैं वेल प्लेस्ड IITian हूँ और मेरी पर्सनैलिटी ईजी गोइंग और फन लविंग है। मैं एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और साउथ दिल्ली में रहता हूँ। मुझे फूड पसंद है, वास्तव में बहुत सारा फूड और फिर थोड़ा और फूड। मुझे अल्कोहल से भी एतराज़ नहीं और मेरे लिए एक अच्छे वीकेंड का मतलब है 2 दिन तक लंबी तान कर सोना। जाहिर है सौरभ ने इसके लिए मुझे एक लात जमाई थी और आखिरी की 2 लाइनें हटा दी थी। इसके बजाय उसने लिखा था, नागपुर की एक डिस्टेंट फैमिली से दहेज नहीं चाहिए, एक वेल एजुकेटेड और एम्बिशियस करियर वुमेन को प्राथमिकता। मैंने डाइनिंग टेबल पर हाथ दौड़ाया। यहीं से तो सौरभ ने प्रेरणा को सबसे पहले वीडियो कॉल किया था। बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार सौरभ किसी ऐसी लड़की से मिला था जिसको लेकर वह एक्साइटेड था। उसका प्लान तो यह था कि वह उसे केवल 2 मिनट के लिए कॉल करेगा, लेकिन वो 2 घंटे तक बातें करते रहे थे। सॉरी, लंच के लिए देर हो गई, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा देर तक बातें हुई। कॉल खत्म होने पर सौरभ ने कहा, यही लड़की तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, रियली? तुम्हें कैसे मालूम? जिसके लिए तुम खाना भूल जाओ और वो भी 2 घंटे के लिए। अगर ये सच्चा प्यार नहीं है तो और क्या होगा? मेरी बात सही निकली। सौरभ प्रेरणा मल्होत्रा पर मर मिटा। वह रमेश और नीलम मल्होत्रा की इकलौती बेटी थी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक पंजाबी जॉइंट फैमिली में रहती थी। वह ठीक वैसी लड़की थी जैसी सौरभ को चाहिए थी, एम्बिशियस और करियर माइंडेड। उसका अपना एक इंटरनेट स्टार्टअप था और वह बहुत अच्छा चल रहा था। उसके स्टार्टअप का नाम है ईटो, क्यूरेटेड फूड डिलीवरी। सौरभ ने मुझसे कहा, जोमेटो की तरह? वो लोग डिशेस को टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि सबसे टेस्टी क्या है जिसे ऑर्डर किया जाना चाहिए। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें वह अच्छी क्यों लगी। मैंने कहा, उसकी प्रेम कहानी में कहीं ना कहीं फूड वाला एंगल तो होना ही था। मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था, मुझे करियर वुमन पसंद है। सौरभ ने कहा, ये तो सच है। मैंने कहा। अगले कुछ महीनों तक सौरभ और प्रेरणा एक दूसरे को डेट करते रहे, बशर्ते अरेंज मैरिज की सिचुएशन में इस तरह से मिलने को डेट कहा जा सकता हो, या शायद इसे अरेंज डेटिंग कहा जाना चाहिए। जल्द ही उन दोनों में इतना प्यार हो गया जितना कि किसी लव मैरिज कपल में भी नहीं होता होगा। कुछ ऐसा था कि जैसे प्रेरणा से मिलने के बाद सौरभ के पूरे DNA की रीवायरिंग हो गई हो। एक दिन मैंने उसे कुछ ऐसी आवाज़ में बातें करते सुना जैसी आवाज़ माएँ अपने 6 महीने के बच्चों को सुलाते समय निकालती है। ओले माय प्रेरणा बाबू, तुम तो टॉयलेट गई थी, तुम इतना वर्क क्यों करती हो माय सोना बाबू। ये सब सुनकर मुझ पर क्या बीती मैं ही जानता हूँ।
सीरियसली वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे थे जितना वे अपने खाने से प्यार करते थे। जल्दी ही उनकी मिठाइयों की फहरिस्त खत्म हो गई। वैसे भी जब आप गुजिया पर पहुंच जाएं तो आपको खुद ही सोच लेना चाहिए कि आप कितना नीचे चले गए हैं। मैं ये सोच कर ही काँप गया कि उनका भविष्य का किचन कैसा होगा। वह किचन नहीं, मिठाइयों का बंकर होगा, जहाँ किसी न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से बचने के लिए मनुष्य छिप सकते होंगे। लेकिन जाहिर है कभी कभी उसमें से कोई एक इंस्टाग्राम पर फिटनेस संबंधी कोई पोस्ट देखता तो एक्सरसाइज करने की प्लानिंग करने लगता। माय लिटिल बूंदी, हम एक साथ फिट होंगे, है ना? सौरभ ने उसे एक बार फ़ोन पर कहा। अव्वल तो अगर आप किसी फिटनेस रूटीन की प्लानिंग कर रहे हो तो एक दूसरे को खाने पीने की चीज़ों के नाम से पुकारना बंद कर देना चाहिए। पर उन्होंने शादी के बाद फिट होने के प्लान बनाए, लेकिन अभी के लिए उन्होंने तय किया कि वे खूब मौज मस्ती करेंगे, क्योंकि ये समय ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आता। ये समय ज़िंदगी में फिर नहीं आए। हार्ट अटैक तो कभी भी आ सकता है। वैसे मुझे यह जोड़ना चाहिए कि मैं भले ही प्रेरणा से ज़्यादा फिट था, लेकिन उसका करियर मुझसे बेहतर शेप में था। उसने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ईंटों के लिए 3 राउंड की फंडिंग पूरी कर ली थी। एक प्राइवेट इन्वेंटरी फर्म ने हाल ही में उसकी कंपनी में 35% स्टेक के साथ $13 मिलियन का इन्वेस्ट किया था। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो मेरे काजू कतली, फंडिंग राउंड पूरा होने के बाद प्रेरणा ने सौरभ से कहा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच कहूँ तो मुझे इससे भी कोई समस्या नहीं थी। मैं तो सौरभ के लिए खुश ही था। अगर कोई मोटा है और उसके पास पैसे हैं तो मुझे इससे क्या। जब तक कि मेरा बेस्ट फ्रेंड खुश है तब तक मैं भी खुश। और सौरभ तो मारे खुशी के पागल हो चुका था। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी, अब वह मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रह गया था, कुछ बदल गया था। उसके पास अब शाम के लिए समय नहीं होता था। मैं यह समझ सकता था, आखिर नए नए प्यार में डूबे आदमी की यही हालत होती है। लेकिन वह साइबर सेफ के काम में कोताही करने लगा था। मैं कुछ दिनों के लिए अमृतसर जा रहा हूँ, क्या तुम वो पिच प्रेजेंटेशन दे सकते हो जिसके लिए जेकब ने कहा था? एक दिन सौरभ ने कहा। पर तुम अमृतसर क्यों जा रहे हो? वो प्रेरणा ने कहा है कि मुझे अमृतसरी कुलचे ट्राई करने चाहिए। क्या? वह उसका होम टाउन है और वहाँ उसके पापा की फैक्ट्री भी है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन अगले शुक्रवार की है, तुम हैंडल कर लो ना, सौरभ ने कहा। केवल इस बार, मैंने कहा। लेकिन यह केवल एक बार की बात कहाँ रहने वाली थी। सौरभ प्रेरणा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। वो प्यार में इतना डूब गया था कि एक बार वो पूरे 2 हफ्ते तक प्रेरणा के लिए ईटो ऐप की डिबगिंग करता रहा था। इसी समय हमें भी साइबर सेफ के लिए एक क्लाइंट के लिए एक ज़रूरी कोड फिनिश करना था। मैं अकेला इससे समय पर पूरा नहीं कर पाया। हमारे क्लाइंट ने इसकी शिकायत जेकब से की और जेकब ने मुझ पर गुस्सा निकाला। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि ईंटों की डिबगिंग में इतना टाइम लग जाएगा, सौरभ ने कहा। जेकब ने मुझको वार्निंग दी। मैंने कहा, वेट, प्रेरणा का कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ, सौरभ ने कहा और मेरा फ़ोन काट दिया। मैं अब तक सब कुछ सहन कर रहा था। मैं प्रेरणा की फैमिली से मिलने तक गया था। उसके पेरेंट्स, भाई, मासी, चाचा, दादी, ये सब एक ही 3 मंजिला घर में रहते थे। मैंने उनकी एंगेजमेंट प्लान की थी। सौरभ के कपड़े मैं ही बनवा कर लाया था और पार्टी में सबसे ज़्यादा डांस भी मैंने ही किया था। लेकिन आज वो सब भूल गया था। उसको केवल यही याद था कि मैंने उससे आखिरी बार झगड़ा करते हुए कहा था। उस दिन मेरा दिन खराब था। हाँ, ये बात सच है कि शायद मुझे बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन अब तो यह आदमी मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था। वह घर छोड़कर जाना चाहता था। साइबर सेफ में अपना डिपार्टमेंट बदल लेना चाहता था और जेट डिटेक्टिव बंद कर देना चाहता था। और इस सब के बावजूद बुरा मैं ही था। सीरियसली।